यूनिट 5 से जुड़े हुए टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन। द्रव स्नेही कोलाइडी क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। द्रव स्नेही कोलाइडी वे विलेय होते हैं जिन्हें अगर हम किसी विलायक में अर्थात प्रक्षेपण माध्यम में घोलते हैं तो आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइडी आसानी से जब कोलाइडी विलयन बना देते हैं, जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं वो तो आसानी से बन जाते हैं, तो उन्हें बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम इस वीडियो में उन विधियों को जानेंगे या आपके जो सिलेबस में जो विधियां दी गई हैं वो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की ही विधियां हैं, क्योंकि जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं वो परिचित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम को मिलाने पर आसानी से तैयार नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर द्रव विरागी या हम कह सकते हैं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की कुछ विधियों को जानेंगे। तो जितने भी द्रव विरोधी या फिर द्रव विरागी कोलाइडी विलयन है उनके बनाने की दो विधियां हैं। पहला है परिक्षेपण विधि और दूसरा है संघनन विधि। तो यदि अगर हम बात करें परिक्षेपण विधि की, तो परिक्षेपण विधि में बड़े कणों को छोटे कणों में बदला जाता है और संघनन विधि में छोटे कणों को बड़े कणों में बदलते हैं। मतलब कि हम दोनों विधियों में ऐसे कण बनाएंगे जो कि कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि कोलाइडी विलयनों के जो कणों का आकार होता है 1 nm से लेकर 1000 nm के बीच होता है। तो हमें दोनों विधियों में कोलाइडी कण ही बनाने हैं, बस आप इतने पॉइंट को याद रखिएगा। और जो परिक्षेपण विधि है उसमें जो बहुत बड़े कण होते हैं उनको छोटे कणों में बदलेंगे और संघनन विधि में छोटे कणों को हम बड़े कणों में बदलेंगे। तो आइए 1 by 1 हम दोनों विधियों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिक्षेपण विधि की। तो यदि हम बात करें परिक्षेपण विधि की, तो इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब परिचित प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, परिचित प्रावस्था किसे कहते हैं? परिचित प्रावस्था उसे कहते हैं जिन्हें हम घोलते हैं अर्थात विलेय को। और परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं? जिसमें हम घोलते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। तो जो परिक्षेपण विधि है, परिक्षेपण विधि में हम क्या कहते हैं कि जो परिचित प्रावस्था है अर्थात जो विलेय के कण हैं उनका आकार बड़ा होता है। तो इस विधि में हम बड़े कणों को तोड़कर अर्थात उन्हें विभाजित करके छोटे कोलाइडी कणों में बदलते हैं। तो इस विधि को ही हम कहते हैं परिक्षेपण विधि। तो परिक्षेपण विधि में 3 और विधियां हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो सबसे पहली विधि है यांत्रिक परिक्षेपण विधि, दूसरा है ब्रेडिंग आर्क जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है पेप्टीकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए 1 by 1 तीनों विधियों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यांत्रिक परिक्षेपण विधि। जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन तैयार करना है उसके बड़े कणों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें एक मशीन में पीसा जाता है, जिससे ये बड़े कण छोटे कोलाइडी कणों में बदल जाते हैं। इन कणों को जिस मशीन में पीसा जाता है उसे कोलाइडी मिल या कोलाइडी चक्की कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या करते हैं कि जो बड़े कण होते हैं उनको कोलाइडी कणों के रेंज में लाया जाता है, अर्थात बड़े कणों को पीसकर 1 nm से लेकर 1000 nm के बीच में लाते हैं। और इन कणों को जिस मशीन में पीसा जाता है उसे कोलाइडी मिल या कोलाइडी चक्की कहते हैं, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो आइए इस मशीन के बारे में हम जानते हैं। तो इसमें धातु के बने 2 पात होते हैं, मतलब 2 चक्कियां होती हैं, जिसके मध्य में हम कणों को रखकर घुमाते हैं। वो मशीन के द्वारा रोटेट करता है और इन पार्टों के बीच में जो कण होते हैं वो पीस जाते हैं और कोलाइडी कणों में बदल जाते हैं। यह कोलाइडी मशीन और इसके पार्टों का चित्र आइए आगे हम लोग एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू देखते हैं और समझते हैं। यदि बात करें हम कोलाइडल मिल की, तो इसमें एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेटर, जो कि फिक्स होता है, और इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है रोटेटर, जो कि रोटेट करता रहता है। और रोटेटर और स्टेटर के बीच में एक गैप होती है और ये गैप बहुत कम होती है। और इस स्टेटर और रोटर के बीच में ही जो कण हैं उनको डालते हैं ताकि वे आसानी से उसे पीस सकें। तो रोटेटर रोटेट करता है और इन्हीं के बीच में जो कण लेना है जिसका हमें कोलाइडी विलयन बनाना है उसको डालते हैं। स्टार्टर के ऊपर होता है हॉपर, और इस हॉपर में ही जो मटेरियल है अर्थात जिस कोलाइडी विलयन को हमें बनाना है उसको ऊपर से डालते हैं, जो कि नीचे आकर रोटेटर में चला जाता है और रोटेटर उसे पीसता है। तो जो रोटेटर होता है उसको मूव करने के लिए मोटर लगा होता है साइड में, और मोटर और रोटेटर आपस में बेल्ट के थ्रू जुड़े होते हैं और बेल्ट मोटर के द्वारा रोटेटर को घुमाता है। और जब कोलाइडी विलयन पीस जाता है तो नीचे की ओर उसे एकत्रित कर लेते हैं और मोटर के थ्रू हम लोग रोटेटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर हॉपर से हम लोग कोलाइडी कण बनाने के लिए जिस कण का प्रयोग करते हैं उसको डालते हैं। ये कण बड़े होते हैं
और जब रोटेटर के थ्रू ये पिसे जाते हैं और ये महीन कण या पेस्ट के रूप में नीचे एकत्रित हो जाते हैं और इस प्रकार से कोलाइडी कण के रूप में इनका फॉर्मेशन होता है। अब ये जो कण प्राप्त हुए इनका उपयोग करके हम विलायक या फिर प्रक्षेपण माध्यम में डालकर कोलाइडल विलयन बना लेते हैं। तो यदि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यांत्रिक प्रक्षेपण विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो टूथपेस्ट, पेंट इत्यादि बनाने में हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे परिक्षेपण विधि की दूसरी विधि, जो कि है ब्रेडिंग आर्क या इसे हम बोलते हैं विद्युत परिक्षेपण विधि। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। तो आइए इसे देखते हैं कि ये विधि क्या है और कैसे इससे कोलाइडी कण तैयार किए जाते हैं। तो इस विधि की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस विधि में हम कोलाइडी विलयन बनाने के लिए धातुओं का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा किसका प्रयोग करते हैं, धातुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है इत्यादि। तो कोलाइडी विलयन तैयार करने की इस विधि में धातु की दो छड़ों को हम NaOH या फिर KOH के विलयन में डुबोते हैं और इन दोनों छड़ों के मध्य विद्युत आर्क का मतलब स्पार्किंग, मतलब ये दो छड़ जब आपस में जुड़े रहेंगे और इसमें जब हम करंट देंगे तो उसमें क्या होगा कि करंट उत्पन्न होने की वजह से चमक उत्पन्न होती है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत आर्क। जैसा कि आप वेल्डिंग करते हुए देखते होंगे, जब वेल्ड होता है तो जब दो धातुएं आपस में चिपकती हैं तो वहां पर क्या होता है, चमक उत्पन्न होती है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत आर्क। तो दो छड़ों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न होता है। याद रखिए यहाँ धातु की छड़ उसी धातु की बनी होती है जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है। तो हम इस विधि में उसी धातु का प्रयोग करते हैं जिसका हमें कोलाइडी विलयन बनाना है। अगर हमें गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनाना है तो हम वो दोनों छड़ गोल्ड का ही लेंगे। तो आइए मैं अभी आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ, आगे हम लोग एनिमेशन के थ्रू इसे समझेंगे। तो जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं मेटल इलेक्ट्रोड है, तो ये मेटल इलेक्ट्रोड आपको जिसका कोलाइडी विलयन बनाना है उसी का लेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड उसी मेटल के रहेंगे। जैसे हमें गोल्ड का बनाना है तो दोनों इलेक्ट्रोड किसके होंगे, गोल्ड के। अब इसको हम NaOH या फिर KOH के विलयन में डुबोएंगे, जैसा कि देख रहे हैं आप, दिख रहा होगा वाटर लिखा है और इसके बाहर की ओर आइस रहती है। हम आइस का यूज क्यों करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब हम दोनों धातु इलेक्ट्रोड के बीच करंट उत्पन्न करते हैं तो जब आर्क उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है, तो छोटे छोटे धातु के कण बनते हैं। जैसे वेल्डिंग में आप देखे होंगे कि जब वेल्ड करते हैं तो छोटे छोटे कण बनते हैं। तो ये कण तो बनते हैं बट ये इतने गर्म होते हैं कि वाष्प के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इस वाष्प को ठंडा करके हम उन कणों को कलेक्ट करते हैं। अगर हम आइस नहीं रखेंगे तो वो कण वाष्प के रूप में बाहर की ओर निकल जाएंगे। तो आइए ब्रीडिंग आर्क मेथड को हम लोग एनिमेशन वीडियो के थ्रू देखते हैं और समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि इसमें धातु जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन धातुओं का प्रयोग करके हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट को पूरा दिखाया गया है लैब में कैसे होता है। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे यहाँ पर गोल्ड के दो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं और इन्हें NaOH और वाटर के सोल्यूशन में डुबोए गए और बाहर की ओर आइस क्यूब रखे हुए हैं। तो मैंने बताया था कि जब इनमें करंट उत्पन्न करते हैं तो यहाँ पे करंट उत्पन्न करने के लिए बैटरी दी हुई है। तो इसमें जब करंट उत्पन्न करते हैं तो दो इलेक्ट्रोड के बीच एक चमक अर्थात चिंगारी उत्पन्न होती है जिसे हम बोलते हैं विद्युत आर्क। और इस आर्क के द्वारा क्या होते हैं कि जो गोल्ड के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो निकलते हैं और ये बहुत गर्म होते हैं। अगर इन्हें आइस न रखा जाए तो ये बाहर निकल जाएंगे और इस प्रकार इनके कणों का उपयोग करके हम कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। तो ये थी ब्रीडिंग आर्क मेथड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि जो NaOH या KOH का विलयन हम मिलाते हैं वो कोलाइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रीडिंग आर्क मेथड क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेप्टीकरण की या इसे हम बोलते हैं पेप्टेन विधि। तो इस विधि को ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है। तो इस विधि में क्या कहते हैं, किसी पदार्थ के ताजे बने हुए अवक्षेप जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट अर्थात PPT। तो जो ताजा बना हुआ अवक्षेप होता है उसे एक उचित विद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करते हैं और इस विधि को हम बोलते हैं पेप्टीकरण। तो आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर हम लोग अगर ले लें फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, तो इसका हम लोग ताजा बना हुआ अवक्षेप लेते हैं। अवक्षेप कैसे बनता है, जब किसी हम पानी में डालकर इसको मिला लें और जब ये नीचे की ओर बैठने लगता है वही हमारा क्या हुआ, ताजा बना हुआ अवक्षेप है जिसे हम बोलते हैं PPT। तो हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या लेंगे, PPT लेंगे और इसे हम विद्युत अपघट्य में डालेंगे और विद्युत अपघट्य हम वही लेते हैं जो हमारा PPT होता है, अर्थात विद्युत अपघट्य में वही कॉम्बिनेशन आना चाहिए जो हमारा PPT में होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने PPT लिया है फेरिक
हाइड्रोक्साइड का, तो हम यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य लेंगे वो लेंगे फेरिक क्लोराइड FeCl3। अब हमने क्यों लिया FeCl3? क्योंकि यहाँ पर Fe है सोल्यूशन में और वहाँ पर जो हमारा PPT था उसमें भी Fe है, तो इस वजह से हम लोग फेरिक क्लोराइड लिए। तो फेरिक क्लोराइड यहाँ पर एक विद्युत अपघट्य है। तो इस विद्युत अपघट्य में अर्थात फेरिक क्लोराइड में जब हम फेरिक हाइड्रोक्साइड को मिलाकर हिलाते हैं, मतलब अगर उसमें डालकर उसमें हम मिक्स कर लेते हैं, तो इस प्रकार हमारा जो बनता है कोलाइडी विलयन उसे हम बोलते हैं पेप्टीकरण। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि कोई ताजा बना हुआ अवक्षेप हो अर्थात PPT हो, अगर हम उसे किसी विद्युत अपघट्य में मिलाते हैं तो इस विधि को हम बोलते हैं पेप्टीकरण। जैसा कि मैंने बताया कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का PPT लेकर हम फेरिक क्लोराइड जो कि एक विद्युत अपघट्य है उसमें मिलाते हैं तो हमारा कोलाइडी विलयन बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेप्टीकरण। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। और एक चीज याद रखिएगा, विद्युत अपघट्य हम वही लेते हैं जो कि हमारा PPT होता है, मतलब PPT का कोई एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे अगला एग्जांपल हम लोग लें, नीचे आप देख रहे होंगे सिल्वर आयोडाइड है AgI है, उसका PPT है। तो अब वहां पर हम चाहे तो विद्युत अपघट्य सिल्वर नाइट्रेट भी ले सकते हैं या फिर पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं तो हमारा वहां पर Ag मिल जाएगा जो कि सिल्वर आयोडाइड PPT से मिल रहा है। वहीं अगर हम पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन है जो कि आपके सिल्वर आयोडाइड के PPT के आयोडीन से मिल रहा है। तो याद रखिएगा कि हम विद्युत अपघट्य वही लेते हैं जो हमारा PPT से मिलता जुलता रहता है, कोई और विद्युत अपघट्य हम नहीं ले सकते। पेप्टीकरण की विधि में जिस पदार्थ को विद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है उस पदार्थ को हम बोलते हैं पेप्टीकारक। तो जब पेप्टीकरण की विधि में जो हम PPT लेते हैं उसी को हम बोलते हैं पेप्टीकारक। जैसे यहाँ पर FeOH का होल थ्रायस या फिर सिल्वर आयोडाइड, ये दोनों आपके पेप्टीकारक हैं। और पेप्टीकारक के अवक्षेप का उपयोग करके हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो अवक्षेप मतलब PPT, इनके PPT का उपयोग करके हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो इनके PPT को हम कहाँ यूज करते हैं, किसमें डालते हैं? विद्युत अपघट्य में डालते हैं, तभी कोलाइडी विलयन बनता है।